गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाना साहेब की पुत्री पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका है और यह व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इनके बारे में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से वंचित रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सी सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। इस पाठ का प्रस्तावना प्रसंग: रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। इस प्रसंग का 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो है, ऊपर दी गई पंक्तियों में किसका वर्णन है, अनुमान लगाइए। चित्र में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है। घोड़े पर एक स्त्री है, तो समझिएगा कौन है वह, झांसी की रानी। उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, कवयित्री ने रानी के बारे में मनुज नहीं अवतारी थी क्यों कहा? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इस वीरता ने संपूर्ण देश को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है और वह महान कार्य कोई अवतार पुरुष ही कर सकता था, साधारण मनुष्य नहीं। इसीलिए कवयित्री ने रानी को अवतार मानी गई है। तीसरा प्रश्न, कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताइए, जैसे कि सरदार भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और नाना साहेब, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस पाठ की भूमिका मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी की परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसीलिए इस रचना के मुद्रण और वर्तनी में अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण यानी पत्थर, पाषाण हृदय यानी निर्दयी। अंग्रेजी बहुत ही निर्दयी थे। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, भीषण का अर्थ है भयंकर या भयानक, हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहेब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से
नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई ना दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? तब सेनापति ने इस तरह प्रश्न पूछा कि क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है? तब बालिका ने उत्तर दिया, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? तब सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने का आज्ञा दी है, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को मार डाला। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान के आपका क्या अपराध है? मतलब जो व्यक्ति ने आपसे गलत किया है उस व्यक्ति को आप पनिश कीजिए, परंतु आप उसके मकान को गिराने से आपको क्या लाभ होगा? इस तरह वह बालिका उस सेनापति से पूछती है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। परंतु सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल है। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री की समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इस तरह सेनापति उस बालिका से कहता है। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसे फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउट्रम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। तब सेनापति हे ने कहा, मन में दुखी होकर वहां से चले गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए। फाटक यानी गेट, और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया
जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ ऑर्ड्स में सभा में सर थॉमस ने हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे ने एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ नहीं कहीं मिले, मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों ने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दी थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया और उसने तुरंत पहचान कर बोला कि ओह, यह तो नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी नहीं डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेवी चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस पाठ से यह हमें जानकारी मिलती है कि अंग्रेज सरकार कितना क्रूरता से हम भारतवासियों पर उन्होंने अत्याचार किए और उनके ही वजह से कितनों के प्राण चले गए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।